बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींचकर उसे उपजाऊ बनाते हैं ताकि हमारे घरों तक अनाज पहुंच सके। तो सोचिए किसानों के हम पर कितने एहसान हैं। इसीलिए तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एंग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। एंग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन कर उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इन्हीं बातों को पूरी जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चलाती है। इस पाठशाला में चयनित किसानों को कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण दी जाती है। राज्य के कृषक इस पाठशाला से लाभान्वित हो सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहद उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में। आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक और बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं
जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ठंड के मौसम में जिस तरह हम अपना खास ख्याल रखते हैं उसी तरह जानवरों का भी खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सुकर पालन करते हैं। तो ठंड के मौसम में सुकरों में बहुत तरह के रोग और बीमारियां होती हैं जिससे उनकी देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ठंड के मौसम में सुकरों की देखभाल कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। सुकर पालन यानी पिग फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वजह है कि युवाओं के लिए यह रोजगार बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। जहां तक बात झारखंड में सुकर पालन की करें तो यहां बड़े पैमाने पर लोग इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पशुपालक अगर ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो दोगुनी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम आप पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे ठंड के मौसम में सुकरों की देखभाल के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम आ चुका है जी। तो हमारे जो किसान भाई जो पशु पालन कर रहे हैं तो जाड़े के मौसम में सुकरों की देखभाल कैसे करें? जी हाँ, ठंड का मौसम अभी आ चुका है और अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, दिन ब दिन देखते हैं कि वातावरण का तापमान कम होता जा रहा है। इस समय विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। सुकरों की यदि बात करते हैं, झारखंड सुकर पालन में पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान रखता है सुकरों की संख्या के आधार पर, और यहाँ पे ज़्यादातर किसान सुकर पालन से जुड़े हैं। इस सुकर पालन में ठंड के मौसम में देखने को मिलता है कि मृत्यु दर बढ़ जाती है, बढ़ने की क्षमता में कमी हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो हमारे जो सुकर पालक हैं थोड़ा सा प्रबंधन में सुधार करके इसमें सुकर पालन से ठंड के मौसम में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम पहला चीज़ है कि आवास व्यवस्था, दूसरा चीज़ है आहार व्यवस्था, तीसरा है कि बीमारियों से बचाने की व्यवस्था। तो 3 चीज़ें हैं, तीनों को बारी बारी से हम लोग बात करेंगे कि आहार, आवास
और बीमारी से किस तरह से बचाएं ठंड के मौसम में कि इससे जो हानि होती है वो किसानों को हानि ना हो। सबसे जरूरी है कि उन्नत प्रजाति की नस्लों का चयन करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से झार सुकर प्रजाति को तैयार किया गया है। यह उन्नत किस्म की प्रजाति है। जानकार कहते हैं कि सुकरों के लिए आवास भी बेहद अहम होते हैं। इसके आवास के लिए पर्याप्त स्थान एवं पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में हवा, प्रकाश, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। मौसम के अनुसार आवास थोड़ा खुली छत वाला भी हो। जो आवास व्यवस्था है मतलब किस तरह से हम लोग घर का बदलाव करें, किस तरह से हम लोग घर में थोड़ा सा चेंज करें कि हमको इसमें सुकर को उचित वातावरण मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकर पालन जो करते हैं, सुकरों के लिए 12 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान वो सबसे सही होता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि सुकर का जो हम आवास बनाते हैं तो उसमें अंदर का जो तापमान हो 12 से 25 डिग्री के बीच हो। इसके लिए हमें मामूली सी थोड़े थोड़े बदलाव करने होंगे। सर्वप्रथम ज़्यादातर जो सुकर पालक हैं, सुकरों के लिए जो आवास बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से टूटे फूटे होते हैं, कहीं छत टूटे हैं, कहीं दरवाज़ा टूटे, कहीं खिड़कियाँ में क्रैक है। तो ठंड के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती है, खास करके शाम में या सुबह में आप देखते होंगे, तो ठंडी हवाएं जब कमरे के अंदर आती है तो अंदर का वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इन चीज़ों को आप ठीक कर लें। अभी जो ठंड की शुरुआत है तो कोई भी छत टूटा हो या दरवाजे टूटे हों, खिड़कियाँ अगर कहीं से टूटी हुई हो तो उसको अच्छी तरह से बंद करने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण भी मिलना पशु के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ वातावरण के लिए वेंटिलेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सुकर पालक हैं, कमरा बनाते हैं, आवास बनाते हैं, लेकिन चारों तरफ से ऐसा पैक कर देते हैं कहीं से हवा भी निकलने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह उसमें वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होगी तो स्वच्छ हवा नहीं होगी। तो वेंटिलेशन का भी ख्याल रखें। साथ ही साथ अंदर जो आवास है, सुकरों का आवास है, मल मूत्र का जो निकलने की सुविधा, नाले की सुविधा सब होनी चाहिए। वहीं आहार के लिए घरों, होटलों का बचा हुआ भोजन एवं जूठन खिला सकते हैं। बेकार सब्जियां, फलों के अवशेष, गेहूं का चोकर, धान की भूसी, बेकार अनाज इत्यादि भी दिया जा सकता है। इसे सुकर चाव से खाते हैं। ठंड के मौसम में आहार में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का जब मौसम होता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे पशु में। तो इसके लिए एनर्जी की मात्रा को हमको पशु आहार में बढ़ाना है। तो जो भी पशुपालक सुकरों को आप अगर संतुलित आहार पे रख रहे हैं, दाना मिश्रण पे रख रहे हैं, तो दाना मिश्रण में आप थोड़ा सा गुड़ 1 या 2 किलो, 100 किलो में 1 या 2 किलो गुड़ की मात्रा उसमें अवश्य मिलाएं, या पानी में गुड़ की मात्रा मिला के पानी में पीने दें। तो इस समय देखा जाता है एनर्जी उसके शरीर में मिलता है, तो जो ठंड से लड़ने की क्षमता उसमें अधिक होती है। दूसरी चीज़ है कि संतुलित आहार दें, जितनी ज़रूरत है उतना आहार अपने पशु को दें। और संतुलित आहार में आप कोशिश करें कि मकई या चोकर है उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ाएं, 5 से 10% बढ़ा करके अगर देते हैं तो देखा जाता है कि इसमें सुकरों को जो पोषक तत्व जो है वो समुचित पोषक तत्व मिलता है, खास करके ठंड के मौसम में, और इससे कुप्रभाव से वो बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ठंड के मौसम में पानी की एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ठंड का जब मौसम होता है तो जब वातावरण काफ़ी ठंड हो जाता है तो पानी भी काफ़ी ठंडा होता है। तो इस समय ठंडे पानी पशु पीने में थोड़ा झिझक करते हैं, कम पीते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। तो इस समय आप कोशिश करें जो आपने पानी दिया है वो बहुत ठंडा हो गया, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें, पानी को गुनगुना कर दें, ताकि जो पशु हैं वो अच्छी तरह से पानी पिए, तो खाना जो भी वो खा रहे हैं अच्छी तरह से पचेगा और वो जो परेशानियां होती है ठंड के मौसम में उससे बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा को थोड़ी बढ़ाते हैं, खास करके जब पशु बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, पशु दाना थोड़ा कम खा रहे हैं, उस समय कोशिश करना है कि विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा दाने में थोड़ा अधिक मिला करके देते हैं, तो शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सुकर पालकों को चाहिए कि सुकर ज्वर तथा खुरपका मुहपका से बचाव के लिए 2.5 से 3 माह की आयु में टीकाकरण करें। बेहतर सुकर पालन के लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठंड के मौसम में बीमारियों का ये टीकाकरण, कुछ बीमारियां जो है इस समय ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे पहला बीमारी है खुरहा बीमारी, एक सुकरों में ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है,
1 ml से 2 ml मात्रा, बड़े जो सुकर हैं 2 ml मात्रा, छौने हैं जो 2 माह के छौने हैं 1 ml मात्रा दे करके इससे बचाव कर सकते हैं। और ये FMD टीका, पहला टीका 2 माह की उम्र में, फिर 6-6 महीने पे हम लोग देते हैं। चूँकि ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, तो ठंड के मौसम से पहले वैसे पशुपालक, सुकर पालक जिन्होंने FMD का टीकाकरण नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द इसका टीकाकरण करके उससे बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्किन डिजीज, चर्म रोग की संभावना इस समय अधिक होती है, तो इससे बचने के लिए आप करंज का तेल में कपूर और गंधक मिला करके 100 ml करंज का तेल में 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक मिला करके बाल के जड़ में लगाने से ये जो चर्म रोग होते हैं, बाह्य परजीवी, उसका विनाश होता है और इससे वो समस्या जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो अभी आपने देखा ठंड के मौसम में सुकरों की देखभाल कैसे करें। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हम फल की खेती करें या सब्जियों की खेती करें या फूल की खेती करें, किसी भी खेती में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हमें खाद अच्छे तरीके से डालना बेहद ज़रूरी है। तभी तो हम उपज अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और किसानों को मुनाफा अच्छा मिल सकता है। तो आज हम जानेंगे फल वृक्षों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कैसे करें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ महेश कुमार धाकड़ जी उपस्थित है, जिनसे जानेंगे फल वृक्षों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कैसे करें, जिससे उचित मात्रा में प्रयोग करके हमारे किसान भाई कैसे लाभ कमाएं। आइए हम जानते हैं कृषि विशेषज्ञ महेश कुमार धाकड़ जी के साथ। झारखंड की मिट्टी में जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी मिट्टी यहाँ पे अम्लीय है और जो कार्बनिक पदार्थ है हमारी मिट्टी के अंदर वो काफ़ी कम है। इसी के कारण हमारी जो उत्पादन क्षमता है, जो आना चाहिए उतना उत्पादन हमारे फल वृक्षों में नहीं आ पाता है। तो अगर हमको हमारी ऐसी जो अम्लीय मिट्टी है इसको थोड़ा सुधारना है और इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ को अगर बढ़ाना है, तो हमको इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो जो आपका अम्लीय मिट्टी है इसमें चूना का इस्तेमाल जो हम रिकमेंड करते हैं, उस चूने का इस्तेमाल आप जब पौधा लगाते हैं तब भी करना है। पौधा लगाने के बाद भी आपको हर 1 साल या 2 साल में आपको एक बार चूना ज़रूर डालना चाहिए। उसके पश्चात जो कार्बनिक पदार्थ है इसकी मात्रा बढ़ाने से ही आपके पौधे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उर्वरक जो भी आप डाल रहे हैं, DAP, पोटाश, यूरिया, वो अपना काम तभी अच्छी तरह से कर पाएगा जब आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह से होंगे। हाँ, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन हमको जो बढ़ाना है उसके लिए जो जितने भी हमारे गोबर से बनी हुई खादें हैं या पत्तों से बनी खाद है उसका बहुत महत्व है। गोबर खाद आप डालिए, केचुआ खाद डालिए, नाफेड खाद बनता है, अलग अलग विधि से जो खाद बन रहे हैं, जीवाश्म खाद बन रहा है, उस खाद को आपको पौधे में डालना है। और उसके अलावा आजकल पत्ती, जो बहुत सारी जो ऑर्गेनिक पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हम भूमि सुधा जिसको टेफ्रोसिया बोलते हैं उसकी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह ढेंचा का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह ग्लिरिसिडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पत्ती से बनी हुई खाद है या गोबर से बनी हुई खाद है, जो इसका इस्तेमाल करने से और हर साल इस्तेमाल करने से धीरे धीरे हमारे जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा और हमारी मिट्टी आप देखेंगे कि वो एक प्रकार से जो भुरभुरी और काली होना शुरू हो जाएगी। उसका मतलब है कि आपकी मिट्टी में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन है और आपकी मिट्टी स्वस्थ है। इसको बढ़ाने से जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मिट्टी में जो पानी को रोकने की क्षमता वो भी बढ़ेगी, जिसका महत्व होगा कि आपके पौधे में जो फलन है वो बहुत अच्छी तरह से आएगा। फल और फूल आने के लिए पौधे का स्वस्थ होना ज़रूरी है। पौधा तभी स्वस्थ होगा जब आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी। तो पौधे को स्वस्थ करने से पहले आपको अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना होगा, तभी पौधे में पूरा प्रोडक्शन आ पाएगा। तो जो भी खाद आपके पास है, अगर आपके पास में पशु हैं तो उसका गोबर का खाद जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में पशु नहीं है तो जो भी पत्ती से जो खाद बनती है उस खाद का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, जैसे एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, जैसे दिन में 2 से 3 बार खाना खाते हैं, उसी प्रकार पौधे को भी खाद साल में 3 से 4 बार जरूर देना चाहिए। खास करके जब बारिश होती है उसके दौरान, बारिश के पहले आपको एक खाद डालना चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह से नई नई पत्तियाँ आए, उसमें अच्छी तरह उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो भरपूर रहे। और एक जब बारिश जैसे ख़त्म होना शुरू होती है तब आपको एक डोज डालना चाहिए। और फूल जब फलन होता है उस समय आपको एक खाद का डोज डालना चाहिए। तो अमूमन हम देखते हैं जो बड़े फल वृक्ष जैसे आम है, लीची है, कटहल है, बेल है, इसमें एक बड़ा परिपक्व बड़ा पौधा मान लीजिए 10 साल पुराना है, तो उसमें आप कम से कम
1 kg आपको DAP डालना है, आधा किलो आपको उसमें कम से कम आपको पोटाश की मात्रा डालना है, आधा किलो यूरिया डालना है। तो ये क्वांटिटी को एक बार में मत डालिए, इस क्वांटिटी को आप 3 भागों में बांटिए। कम से कम पहला भाग जो होगा लगभग आपको डालना है बारिश के पहले, उसका आगे जो बाकी बचा हुआ भाग है दूसरा वाला, उसको आपको बारिश के बाद डालना है, और लास्ट जो भाग है आपको जो फलन होता है उस समय डालना है, ताकि पौधे में न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता है वो बनी रहे। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे और भी छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका भी प्रबंधन करना है, क्योंकि जो उर्वरक है इससे आपको जो वो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिलेगा, लेकिन पौधे को कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत आवश्यकता होती है जो कम मात्रा में लगते हैं लेकिन बहुत ज़रूरत होती है। तो इनको मिट्टी से डालना बहुत ही अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी में डालने पे पौधा उसको आसानी से ले नहीं पाता है। तो जो पत्तियों पर छिड़काव करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करना है, खास करके बोरॉन के लिए और जिंक के लिए। तो मार्केट में बोरॉन और जिंक की दवाई काफ़ी उपलब्ध है। आप बोरॉन और जिंक आप लगभग 0.02 जो आता है प्रतिशत के हिसाब से 0.2% के हिसाब से आपको डालना होगा लगभग, जिससे कि जो फूल झड़ने की समस्या है, फल फटने की समस्या है, कम फलन आ रहा है, कई बार फलन आपका एक बार अच्छा आता है एक बार ख़राब आता है, तो उन सब से निजात पा सकते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन खास बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका प्रबंधन नहीं करेंगे तब भी आपका उत्पादन कम हो सकता है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा बनेगा और फलन भी अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, और चलते चलते हमारे किसान भाइयों को उर्वरक और खाद प्रबंधन के बारे में क्या कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं जिससे हमारे किसान भाई और अधिक से अधिक लाभान्वित हों? सबसे झारखंड के लिए आवश्यक है कि हमारी जो अम्लीय मिट्टी है चूने का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए बारिश के दौरान, ताकि जो अम्लीय मिट्टी है वो उदासीन की तरफ जाए, और उदासीन मिट्टी से ही पौधा पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ले पाता है। अगर अम्लीय मिट्टी में बहुत ही अम्लीय मिट्टी है तो आप पोषक तत्व डाल रहे हैं तो ये मानिए पौधा उसमें से मात्र 10 से 20% ही ले पा रहा है, बाकी आपका खाद जो है या उर्वरक है वो मिट्टी है पानी की तरफ बह जाके नीचे चला जाता है। तो अम्लीय मिट्टी का सुधार कीजिए, तभी आपका खाद और पोषक तत्वों का फ़ायदा होगा। अगर हम फलदार पौधों की बात करते हैं तो झारखंड में किसान जो है मुख्य तौर पे सब्जियों की भी खेती करते हैं, उनसे भी फल निकलता है और वो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके से खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं? हाँ, सब्जी के लिए हम बात करते हैं तो सब्जियों में जो खाद और उर्वरक प्रबंधन है वो थोड़ा सा फल से अलग होता है, क्योंकि सब्जी का कार्यकाल काफ़ी छोटा होता है। तो सब्जी का जब आप करते हैं तो सब्जी के लिए आपको अगर आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो आप फर्टिगेशन के थ्रू खाद डाल सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं चैनल से तो आपको उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग के समय एक बार आपको खाद डालना होता है, फिर उसके 15 से 20 दिन के बाद एक ड्रॉप ड्रेसिंग किया जाता है खाद का, और उसके बाद में जब फूल और फलन के समय डाला जाता है। और पोषक तत्व का जैसे आपको बताया, यहाँ भी आपको पोषक तत्व में सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन जरूर करना है, जिंक और बोरॉन जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सब्जियों के लिए भी। अदरवाइज जो सब्जी में जब हम देखते हैं टमाटर का फटना हो गया, गोभी का अंदर से काला होना है, कई बार हम देखते हैं कई बार फूल झड़ते हैं, तो ये सभी समस्या जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होती है। तो इसका इस्तेमाल जैसे हमने बताया मात्र 0.2% के हिसाब से आपको डालना होता है। तो इसका छिड़काव कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर करें, ताकि ये इसके जो कमी के लक्षण जो आपके सब्जियों में ना नज़र आए और आपकी सब्जियां अच्छी तरह से हों। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।